कैसे हैं आप लोग? आ गए फिर से? अरे कुछ स्टूडेंट के नाम पे शर्म वरम है कि नहीं? चलो भाई, पिछले लेक्चर का तो पता चला भाई, एक बार थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया। अब भी पेट नहीं भरा? अब भी शॉर्टकट मारना चाहते हो जो आ गए मुंह उठा के? चलो तो अब बार बार तो कहना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी याद दिला देता हूँ। कान में ईयरफोन डाल के ही बैठे हो भैया, बाद में ना कहियो कि वार्निंग ना दी थी। तो इस बार हम अपने पिछले बार का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, यानी उसका आगे का पार्ट जो बाकी था वो थोड़ा डिटेल में घुस के देखने वाले हैं। ये क्या यार, इसलिए बोलता हूँ साला एक नंबर के पढ़ाकू हो चुके हो। अभी मंदिर खुला नहीं, भिखारी आई मीन ज्ञान के पुजारी पहले ही आके देखता अब क्या पूछना है इसको। सर सर सर, मैं अलीम बोल रहा हूँ। सर, आपने पिछली बार जो लेक्चर समझाया उस हिसाब से तो हजारों करोड़ों मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होंगे ना। तो उन सबको एक एक को याद कैसे रखे सर? बहुत मुश्किल है। थोड़ा इजी करने के कोई ट्रिक बताओ या फिर उनका कुछ ग्रुप बना दो ना कि याद रखने में इजी हो जाए। बहुत मुश्किल है इतने सारे एक साथ याद रखना। कुछ तो करो। इतनी मेहनत से कैसे याद करेंगे हम? इतना मेहनत हमसे नहीं होगा। थोड़ा इजी कर दो ना सर। अरे हाँ भाई हाँ, मतलब यही बाकी रह गया था। अरे इंजीनियर का नाम कितना खराब करोगे? अरे कुछ तो सोच लिया करो कि भाई तुम भले ही डब्बू हो, लेकिन यहाँ पे देखने वाले बाकी के इंजीनियर इतने डब्बू नहीं कि उनको ये बात समझानी पड़े कि भाई नाम याद नहीं हो रहा तो उनके ग्रुप बना दो, उनको याद करने में इजी हो इसलिए उनका क्लासिफिकेशन कर दो कि एक ग्रुप में इस टाइप के प्रोसेस आएंगे तो आपको याद रखने में इजी हो जाएगा। अब ये भी मुझे कराना पड़ेगा बेशरम? चलो तो थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन का भी पार्ट कंटिन्यू कर देता हूँ और क्लासिफिकेशन भी करा ही देता हूँ, ताकि फिर से ऐसा कोई नमूना मुझे लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब ना करे। हाँ तो भैया, हम बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन की, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आप शुरुआत कहाँ से करोगे यहाँ जिनको आपको ग्रुपिंग पाड़नी है। तो सबसे पहले तो पिछली बार भी मैंने कहा था कि आपको मिलते हैं अर्थ के ओर में से रॉ मटेरियल। इन रॉ मटेरियल के अंदर से हमें मिलता है मेटल, जो हम केमिकल प्रोसेस से रिफाइन करके निकालते हैं। अब ये मत पूछियो भैया कि कौन से केमिकल प्रोसेस होते हैं। आयरन, एल्यूमिनियम, इनके रिफाइनिंग प्रोसेस आप ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो। इसके बाद हम मेटल में से बनाते हैं इंगट। हाँ, अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है जो मैं बड़े ही प्राइड के साथ एज ए इंजीनियर आपको समझा सकता हूँ कि भाई जब लोहा आपको एक बार मिल जाता है तो अब उस लोहे को हवा में से ऐसे उठा के तुम काम के लिए नहीं ले सकते। उसको कुछ पूरे ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोब में फैलाना है। आपको बहुत खुजली चलती रहती है, एक जगह नहीं बेचना, ग्लोब में बेचना है। तो पूरे ग्लोब में यानी पूरी दुनिया में बेचना है तो कुछ स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ स्टैंडर्ड माप नक्की करना पड़ता है। और इसके अलावा ये जो इतनी बड़ी तादाद में लोहा है वो पूरा का पूरा एक जन इस्तेमाल नहीं करता, तो बीच का जो होता है वो इंगट मैन्युफैक्चर करते हैं। और उन इंगट के यानी लोहे के डब्बे बना देते हैं, इतने लोहे के सॉलिड बॉक्स बनाते हैं, उनको स्टैंडर्ड शेप दे देते हैं कि जिनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। तो इन शेप को हम कास्टिंग करके बनाते हैं और उन्हें कहते हैं इंगट। अब रही बात इंगट के बाद, तो अब हमें और एक स्टैंडर्ड शेप देते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली इंडस्ट्रीज खरीदती है मास प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बड़ी तादाद में। तो उनका नाम है भाई ब्लूम, बिलेट, स्लैब और रॉड। ये क्या है, इनके डायमेंशन क्या है, ये डिटेल में हम फोर्जिंग के चैप्टर में देखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप याद रखिए कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कम से कम ये शेप तो लेने ही पड़ते हैं भाई, कम से कम। अब ये जो इतने हमारे पास स्टैंडर्ड शेप आ गए, इनके ऊपर हम अलग अलग जुगाड़ बिठा के अपने पसंद का प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी भाई चाय की चुस्की लेने के लिए जो कप है वो कप अब इन ब्लूम, बिलेट इसमें से, शीट, स्लैब में से बनने वाला है। तो अब इसके बाद जो मैन्युफैक्चरिंग शॉप के अंदर आप इस पे जो भी जुगाड़ बिठाते हो, जो भी टोटके करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, वो सारी कैटेगरी आपके मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आती है। और उनको हमने भैया 6 ग्रुप में डाला हुआ है। वो 6 ग्रुप आप देख सकते हैं अपने कंप्यूटर आई मीन मोबाइल की स्क्रीन पर, जिसमें देख रहे हो भाई उसमें। तो भाई पहला है प्राइमरी शेपिंग, दूसरा है मशीनिंग, तीसरा जॉइनिंग, चौथा फॉर्मिंग, पांचवा सरफेस फिनिशिंग, और भाई लास्ट के ऐसे प्रोसेस जो प्रॉपर्टी बदल देते हैं। एक बात ध्यान रखना भाई, प्रॉपर्टी यानी आपके घर दुकान वाली प्रॉपर्टी नहीं, मटेरियल की प्रॉपर्टी। हाँ, इंजीनियर हो, कोई ब्रोकर नहीं हो।
प्रॉपर्टी ब्रोकर जो प्रॉपर्टी चेंज करवाने आ गए। तो अब इन 6 ग्रुप को थोड़ा डिटेल में घुस के देखते हैं ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो, फिर से कोई नमूना मुझे डिस्टर्ब ना करे लेक्चर के बीच में। तो भाई पहले तो प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, तो ये वाले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये हमारे एमोर्फस मटेरियल में से प्रोडक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एमोर्फस मटेरियल के यानी वन डायमेंशन में जिसका ग्रेन स्ट्रक्चर पैटर्न रिपीट होता हो वो है हमारा एमोर्फस मटेरियल। अब इससे ज़्यादा डिटेल में एमोर्फस में घुसना है तो भैया मटेरियल साइंस मेटलर्जी क्लियर करके आ जाओ पहले, बाद में इसकी बात करते हैं। अब इसके अंदर जो प्रोडक्ट या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से हम प्रोडक्ट बनाएंगे ये हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट होंगे जिनका यूजुअल फॉर्म होगा और इनको कोई भी आगे एक्स्ट्रा वर्क देने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें रिक्वायर्ड शेप और साइज में मिल जाएंगे। तो इनके अंदर में क्या क्या घुसेड़ने हैं आप वो देख लेते हैं। तो इनके अंदर हम डालते हैं सबसे पहले तो भाई कास्टिंग, जिसमें हम लोहे के इनगट्स को या फिर स्लैब बिलेट ब्लूम जो भी हमारे पास है उसको पहले तो रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में पिघाल देते हैं, उसके अंदर कुछ एलोइंग एलिमेंट डालना हो तो डाल देते हैं और फिर इस पिघले हुए मिक्सचर को हम एक हमारे पसंद के प्रोडक्ट के शेप के अंदर डाल देते हैं। और ये लोहा जब ठंडा होता है तो आपको आपका प्रोडक्ट जो चाहिए था वो मिल जाता है उस शेप में भाई। सेकेंड है भाई पाउडर मेटलर्जी। तो पाउडर मेटलर्जी में हम लोहे के पाउडर को लेते हैं, उनको सही प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं चिवड़े की तरह और उन्हें थोड़ा प्रेशर के साथ दबाते हैं शेप में और फाइनली उस शेप को हम गर्म करते हैं तो वो चिपक जाते हैं अच्छे से और हमें जो शेप चाहिए वो शेप मिल जाता है। इसके बाद आती है भाई प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, यानी आपके नहाने का जो मग होता है जिसमें आप पानी भर के अपने ऊपर डालते जाते हो वो मग प्लास्टिक का, वो इससे बनता है कि प्लास्टिक के छोटे छोटे पाउडर को या फिर छोटे छोटे बॉल्स को हम अलग अलग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से प्रेशर के साथ पिघाल के किसी भी शेप में डाल देते हैं और वो शेप आपको फाइनली बाहर मिलता है। इसको भी हम डिटेल में अलग से चैप्टर सीरीज में देखने वाले हैं। बाद में आते हैं भाई कटिंग ऑपरेशन, कि आप कट करके सीधा आपका जो भी शेप चाहिए वो निकाल लेते हो। तो उसमें सबसे बेस्ट है भाई सॉइंग, के लकड़ी को काट के जो शेप बनाना बना लो। और गैस कटिंग, अगर लकड़ा नहीं लोहा है तो गैस से काट लो भाई, हमें क्या प्रॉब्लम है, जिससे काटना काटो। अब है भैया सेकेंडरी या फिर मशीनिंग प्रोसेसेस। तो कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइमरी ऑपरेशन से यानी जो पहले वाले फर्स्ट लेवल के जो प्रोसेस है उनसे हम बना लेते हैं प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी उनमें कुछ डायमेंशन बराबर नहीं आते या फिर शेप बिगड़ जाता है या फिर उसकी सरफेस फिनिश आपको अच्छी नहीं मिलती या फिर डायमेंशन थोड़े इधर उधर चले जाते हैं। तो उसे सुधारने के लिए हम कुछ इलेक्ट्रिक पावर मशीन्स के ऊपर उनके ऊपर घिसा घिसी करके छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में मटेरियल उसके ऊपर से रिमूव करते हैं और अपनी पसंद का शेप निकालते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हम अनवांटेड मटेरियल यानी बिन जरूरी का एक्स्ट्रा मटेरियल जो अभी उसके ऊपर है उसका शेप अभी प्रॉपर करने के लिए हमें उसे निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कटिंग टूल का यूज़ करते हैं, या तो मैन्युअली या तो मशीन से, तुम्हारी मर्जी। और जो भी कचरा निकलेगा भाई वो मेटल की चिप्स के फॉर्म में निकलेगा। मेटल चिप्स यानी मेटल के छोटे छोटे टुकड़े होके निकलेंगे। अब उसके लिए हमारे पास है भाई लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन वगैरह वगैरह। और ये सारे इसके प्रोसेस है कि मशीनिंग प्रोसेस के अंदर हम लेथ ऑपरेशन, शेपिंग प्रोसेस ऑपरेशन, प्लानिंग मशीन ऑपरेशन, मिलिंग मशीन ऑपरेशन और अनकन्वेंशनल मशीन प्रोसेसेस वगैरह वगैरह घुसेते हैं। अब ये भैया तो सब है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2 या फिर आप कह सकते हैं मशीनिंग प्रोसेस, जो डिटेल में एक स्पेशल सब्जेक्ट आता है जिसे मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 2 भी कहा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 1 भी कहा जाता है, जो कहना है कह लो भाई। अब है भैया मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो इसके तो नाम में ही काम छुपा है कि इसको कुछ फॉर्म देना है। तो कैसे देना है वो देखते हैं। तो इसके अंदर हम टेंसाइल, कंप्रेसिव या शियर फोर्स की मदद से हमारे मटेरियल को प्लास्टिकली डिफॉर्म यानी परमानेंटली उसका शेप वैसा हो जाए उस तरह से मोड़ के तोड़ के कैसे भी जोड़ ओड़ के वैसा शेप हमें जो चाहिए वो देते हैं। और इसको हम मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस भी बोलते हैं। और इसको और 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया भाई, कि पहला तो है कोल्ड वर्किंग, कि जिसके अंदर हम ये जो फोर्स लगाने वाले हैं हमारे मटेरियल पे वो या तो रूम टेम्परेचर या तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे होगा। तो उसके अंदर हमारे पास है कोल्ड रोलिंग, कोल्ड ड्राइंग, स्ट्रेच फॉर्मिंग, वायर ड्राइंग, कोल्ड हेडिंग। अब एक बात क्लियर बता देता हूँ भाई, ड्राइंग यानी चित्रकला वाली ड्राइंग नहीं, ड्राइंग यानी खींचने वाली ड्राइंग।
मटेरियल को खींच खींच के लंबा करना है। और रोलिंग यानी मटेरियल को रोल नहीं करना है, रोलर्स के बीच में से मटेरियल को पास करना है। तो ये आप देख लो फोटो कि एक लोहे के स्लैब को मैंने दो रोलर के बीच में से पास किया, तो क्या हुआ, उसके अंदर जो ग्रेन थे या फिर आप कह सकते हैं मेटल के मॉलिक्यूल्स थे, वो थोड़े से चिपटे हो गए और आगे मेटल का डायमेंशन पतला हो गया और वो बाहर लंबा होके निकल गया। ये था हमारा कोल्ड वर्किंग। अब भाई दूसरा ऑब्वियसली होगा उसका कोल्ड का उल्टा, यानी हॉट वर्किंग। तो हॉट वर्किंग के अंदर हमें क्या करना है, हॉट वर्किंग के अंदर आप मटेरियल में जो भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करोगे यानी परमानेंटली उसका शेप चेंज करोगे, वो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर करोगे। अब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, तो भैया ऐसा एक टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर अगर आप गए, यानी जिस टेम्परेचर पॉइंट के ऊपर आप मटेरियल को ले गए, तो भैया वहाँ पे आपके जितने भी ग्रेन्स हैं मटेरियल के, ये जो आप देख रहे हैं जिगजैग जिगजैग ये पैटर्न, इन्हें हम ग्रेन्स कहते हैं, ये ग्रेन्स पूरे रिप्लेस होकर नए ग्रेन्स आ जाते हैं, एकदम बिना स्ट्रेस वाले, बिना किसी टाइप की प्रॉब्लम वाले नए ग्रेन्स आ जाते हैं। क्योंकि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे ग्रेन्स बहुत ही नॉर्मल थे, रोलिंग से गुजरने के बाद सारे लंबे होके निकल गए। तो ये है भाई हमारा हॉट वर्किंग या फिर आप कह सकते हो हॉट रोलिंग प्रोसेस, कि जिसके अंदर हमने पहले तो रोलर में से निकालते तो वहाँ पे स्ट्रेच हो गए ग्रेन्स हमारे, लेकिन बाद में हमने उसे कैसे भी करके हीट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, हीट करने से वो वापस बराबर प्रॉपरली अरेंज हो गए, छोटे छोटे हो गए, लेकिन उनके अंदर से स्ट्रेस निकल गया, उनका जो लंबा हुआ होना था वो भी कम हो गया। तो इसे कहते हैं भाई हम हॉट वर्किंग। अब आता है भाई जॉइनिंग प्रोसेस। इसका तो भाई एक पूरा चैप्टर आप ले सकते हो अलग से। तो इनके अंदर क्या करते हैं भाई, नाम में ही काम छुपा है अब तो, कि इस प्रोसेस से आप अलग अलग प्रोडक्ट को ज्वाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हो, या तो परमानेंट ज्वाइन करते हो या तो टेम्पररी ज्वाइन करते हो, आपकी ज़रूरत के हिसाब से है भाई। और इसके अलावा कई बार वाटर प्रूफ, स्टीम प्रूफ, वाटर टाइट ऐसे कुछ जॉइंट बनाने हो पाइप को जोड़ जोड़ के, तो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस ही काम लगती है इंडस्ट्री के अंदर। अब अलग अलग टाइप के ज्वाइनिंग प्रोसेस जिनको हमने और दो कैटेगरी में घुसेड़ के रखा है, वो है भाई टेम्पररी और परमानेंट। तो टेम्पररी की यानी आप उसको बिना किसी टाइप का डैमेज पहुंचाए उस जॉइंट को वापस खोल सकते हो। जैसे कि नट बोल्ट ले लो, नट बोल्ट खोलते हो क्या मटेरियल कुछ टूटता है, नहीं ना। बाद में आता है भाई परमानेंट जॉइंट, कि जिस जॉइंट को तोड़ने के लिए आपको मटेरियल को डैमेज करना पड़ेगा, जैसे कि वेल्डिंग, सोल्डरिंग, रिवेटिंग, ब्रेजिंग। ये सारे प्रोसेस हम डिटेल में मेटल जॉइनिंग प्रोसेस का चैप्टर चालू होगा तब देखने वाले हैं। अब एक फोटो देख लेते भाई। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वेल्डिंग जैसा दिख रहा है, लेकिन वेल्डिंग है नहीं। वो कैसे पता चला, क्योंकि भैया यहाँ पे ग्रीन कलर की फ्लेम निकल रही है। ग्रीन फ्लेम का मतलब है कॉपर है वहाँ पे, और कॉपर यानी वेल्डिंग से कम टेम्परेचर का फिलर मटेरियल है। तो वेल्डिंग से नीचे तो भैया आता है ब्रेजिंग। तो ये ब्रेजिंग प्रोसेस का फोटो दिया है, जिसमें वेल्डिंग से कम स्ट्रेंथ मिलती है, उसका टेम्परेचर भी कम है, फिर भी ज्वाइनिंग का काम कर देता है। इसके अलावा आता है भाई हमारे टेम्पररी, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने रेड और ब्लू कलर की प्लेट को नट बोल्ट से जोड़ दिया। हाँ, तो अब मैं कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। अरे फिर से आ गया, कौन है इस बार, ये क्या पूछना रह गया, इसको देखते हैं। सर सर सर, मैं अरविंद बोल रहा हूँ। सर मैंने कहा तो था ग्रुप पालने के लिए, लेकिन ये तो और भी मुश्किल हो गया सर। यही से पसीने छूटने लग गए मेरे तो, खाली 4 ग्रुप देख के। बहुत मुश्किल है सर, कुछ इजी वाला क्लासिफिकेशन दो ना, बहुत लंबा चौड़ा हो गया ये तो सर। इजी करो ना प्लीज, इतना हार्ड मत बनाओ। याद कैसे करेंगे, बच्चों पर रहम खाओ। अरे बेवकूफ़ आइंस्टाइन की औलाद, पहले मेरा ये क्लासिफिकेशन तो पूरा होने दो। अभी तो 5वें स्टेप पे आए और अभी से तुम्हारे पसीने छूट गए कि भैया 5 स्टेप के इतना ग्रुप तुमको याद नहीं हो रहा, क्या करोगे इंजीनियरिंग करके। फिर चलो पहले मुझे ये ग्रुप तो पटाने दो, बाद में तुम्हारा कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ प्रॉब्लम का। तो लास्ट हमारा था भाई सरफेस फिनिशिंग और प्रॉपर्टी चेंज करने वाले प्रोसेस। तो 5वां जो है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो इसके अंदर हम मटेरियल का एडिशन करके या रिमूवल करके नेग्लिजिबल अमाउंट में सरफेस के अंदर फिनिश लाते हैं। फिनिश यानी उसको ख़त्म नहीं करना, उसमें थोड़ी सी पॉलिश, चमक देते हैं।
तो उसके लिए हम ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन नेग्लिजिबल अमाउंट में, एकदम ना के बराबर। और इससे होता क्या है, तो पहला तो भाई आपका सरफेस एकदम स्मूथ हो जाता है, चकाचक चकाचौंध आ जाती है उसमें, और उसका एस्थेटिक वैल्यू यानी देखने का जो लुक है, आ हा एकदम एक नंबर हो जाता है। अब सरफेस फिनिशिंग के अंदर भी हमारे पास दो टाइप के हैं। पहले तो वो जिनके अंदर हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, जैसे कि ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, लैपिंग, होनिंग और टम्बलिंग वगैरह वगैरह। तो उसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये है लैपिंग, के गोल्ड प्लेट के ऊपर गोल्ड कटिंग टूल को हम एकदम स्पीड से घुमाते हैं, जिससे कि एकदम पतला पतला लेयर निकलना करता है, और उससे हमारी फिनिशिंग एकदम मस्त चमकने वाली फिनिशिंग आ जाती है। दूसरे है भाई मटेरियल एडिशन टाइप, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, गैल्वेनाइजिंग कर दो, पेंट का कोटिंग कर दो या प्लास्टिक का कोटिंग कर दो, तो भी वो आपकी फिनिशिंग बढ़ा ही देगा। तो ये हम देख रहे हैं भाई मेटल कोटिंग का प्रोसेस, यानी मेटल स्प्रे कर रहे हैं हम, मेटल को थोड़ा गर्म किया, पिघाला और दूसरे रोड के ऊपर स्प्रे कर दिया, तो उससे भी उसकी फिनिशिंग एकदम मस्त चकाचौंध वाली आ जाती है। अब भैया लास्ट है कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाए ऐसी कुछ प्रोसेस। तो भैया ये जो प्रोसेस है ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार मेटल वर्कपीस के अंदर आपको जो प्रॉपर्टी चाहिए, स्पेशल प्रॉपर्टी, वो आपको रेडीमेड इन प्रोसेस पहले वाले प्रोसेस से नहीं मिलती। तो भैया आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा के आपकी प्रोसेस, वो मटेरियल को वैसा बनाना पड़ता है। तो वो जो जुगाड़ आप बिठाते हैं कि जिससे आपके मटेरियल की प्रॉपर्टी बदल जाए, वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसके एग्जांपल है भाई सबसे बेस्ट कि हीट ट्रीटमेंट, कि आपके मटेरियल का इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर आप बदल दो तो उसके हार्डनेस बढ़ सकती है, सॉफ्टनेस बढ़ सकती है, डक्टिलिटी चेंज हो सकती है, उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, उसकी यानी इन शॉर्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप जितना चाहो उतना चेंज कर सकते हो। इसके अलावा जो हमने फॉर्मिंग प्रोसेस देखे थे, यानी मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस, सेकेंड कैटेगरी हमारी, उसकी भी खासियत है कि जब वो ग्रेन स्ट्रेच हो जाती है तो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनकी फटीग रेजिस्टेंस वो भी चेंज हो जाती है। तो ये भी इसके अंदर हम गिन सकते हैं कि ऐसी प्रोसेस जिससे हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, लेकिन लिमिट में, ज़्यादा वर्क करोगे टूट भी सकता है। तो इसके अंदर हमारे पास है भाई अनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग, केस हार्डनिंग, टेम्परिंग वगैरह, यानी हमारे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, तो जिन्हें हम फर्नेस के अंदर मटेरियल को गर्म ठंडा करके करते हैं। हाँ, इसके अलावा ये है भाई मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस एक तरह का, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट पिनिंग प्रोसेस। इसके अंदर हम छोटे छोटे मेटल के टुकड़े एकदम हाई प्रेशर के साथ आपके पार्ट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। इस इम्पैक्ट से क्या होता है, आपके मटेरियल के अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस जनरेट होता है और उसकी शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है कि वैसे इम्पैक्ट्स को वो सहन कर सके, उसका कंप्रेसिव लोड या टेंसाइल लोड सहने की शक्ति बढ़ जाती है। और लास्ट है भाई एज हार्डनिंग प्रोसेस। अरे कितनी बार समझाना पड़ेगा, लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब मत किया करो। सर, वो जो आपने कहा था ना इजी वाला क्लासिफिकेशन, वो बताओ ना प्लीज। अब रहा नहीं जा रहा, जल्दी बताओ ना इजी वाला क्लासिफिकेशन। अरे यार मतलब कितनी बार बोलूं, बोल तो दिया एक बार कि ये क्लासिफिकेशन होने के बाद तुम्हें इजी वाला क्लासिफिकेशन करा दूंगा, थोड़ी तो शांति ठंडे रह के बैठ भाई। हाँ चल भाई, तेरी डिमांड को पूरा करते हैं और थोड़ा इजी वाला क्लासिफिकेशन तुझे दे देते हैं। तो ये ले तेरा शॉर्ट में खाली 4 ग्रुप पार्ट दिए। पहला शेप चेंज जिसमें होता है, यानी कास्टिंग, रोलिंग, फोर्जिंग, एम्बोसिंग, कॉइलिंग वगैरह वगैरह, इन सब के अंदर आपका शेप चेंज होता रहता है। बाद में आता है भाई जॉइनिंग प्रोसेस, इसका कुछ अलग ग्रुप नहीं पढ़ सकते कि आप मेटल को ज्वाइंट कर रहे हो, तो फास्टनिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग वगैरह वगैरह। बाद में भाई मशीनिंग प्रोसेस, जो सेम हमारा सेकेंडरी मशीनिंग प्रोसेस था वही वाला है। और लास्ट में भाई सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी चेंज करने वाले प्रोसेस को निकाल दिया है, और जो प्राइमरी प्रोसेस थे और मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस थे उनको एक कर दिया है। ये हमारे याद रखने के लिए, जिसको प्रॉब्लम हो रही हो पहले 6 ग्रुप को, उनके लिए भाई 4 ग्रुप है, या फिर डिप्लोमा में हो तो डिप्लोमा वाले भी यही फॉलो करते हैं। तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें क्या करना है। लो भाई, अब भी इनको शांति नहीं मिली, कितने फ़ोन लगाओगे एक लेक्चर में भाई।
नमस्कार सर, मैं केल्विन बोल रहा हूँ। सर ये वाला क्लासिफिकेशन तो अच्छा था, दोनों अच्छे थे, लेकिन सर आईआईटी का वेबसाइट में मैंने देखा था कि उन्होंने कुछ नई टेक्नोलॉजी का भी लिखा था। सर तो वो वाला क्लासिफिकेशन थोड़ा समझाओ ना कि वो नई टेक्नोलॉजी कौन सी है। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी जाग रही है कि उन्होंने ऐसा क्या ऐड किया उनके क्लासिफिकेशन में जो इसके अंदर नहीं है। बहुत मजा आएगी सर, वो वाला बताओ ना, आईआईटी लेवल का मजा आएगी। प्लीज बताओ ना सर वो आईआईटी का क्लासिफिकेशन। अरे अब रुलाओगे क्या? इतना क्या शौक है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कि भाई आईआईटी का क्लासिफिकेशन देखना, उसमें ऐसा क्या गुड़ गुड़ लगा के क्लासिफिकेशन दे रहे हो तुमको, मीठा मीठा शहद लगा के, जो इतना आईआईटी का शौक लग रहा है। एक तो बोलते हैं कि मुश्किल पड़ रहा है क्लासिफिकेशन, इजी दो, अब इजी दीजिए, अब बोलते हैं इजी लग रहा है हार्ड दो, कुछ नया दो। अरे प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? चलो फिर भी एक बार आईआईटी का क्लासिफिकेशन दिखा देता हूँ कि उसमें क्या फर्क है और क्यों इससे डिमांड आई। तो मैं जो क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो है भाई आईआईटी खड़गपुर के हिसाब से, उससे ज़्यादा आगे तो मैं आईआईटी बॉम्बे वहीं पे कहीं पे माथा मारने नहीं गया, दिमाग खराब हो रहा है। तो पहला तो है भाई सेम हमारा शेपिंग या फॉर्मिंग प्रोसेस। अब इसके अंदर 3 ग्रुप डाल दिए। पहला तो भाई जिसमें आपका मटेरियल सॉलिड स्टेट में ही शेपिंग या फॉर्मिंग प्रोसेस के लिए जा रहा है, तो वो है भाई फोर्जिंग, रोलिंग, ड्राइंग वगैरह वगैरह। दूसरा जिसके अंदर लिक्विड या सेमी लिक्विड स्टेट में आपका मटेरियल इस प्रोसेस में जाने वाला है, तो वही कास्टिंग जिसके अंदर लिक्विड स्टेट में होता है, और इंजेक्शन मोल्डिंग जिसमें सेमी लिक्विड स्टेट में होता है। बाद में लास्ट कि भाई पाउडर फॉर्म में आप शेपिंग फॉर्मिंग करो, तो भाई उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पाउडर मेटलर्जी, पाउडर मेटलर्जी और पाउडर मेटलर्जी। उससे ज़्यादा क्या लोगे? अब जो दूसरा ग्रुप है वो है भाई सेम हमारा ज्वाइनिंग प्रोसेस में परमानेंट और टेम्पररी, इसमें कोई नई धार नहीं मारी उन लोगों ने। तीसरा भी सेम है मटेरियल रिमूव प्रोसेस, या फिर आप कह सकते हैं मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें हमने ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग घुसेड़ दी। ट्रेडिशनल में टर्निंग, ग्राइंडिंग, शेपिंग, मिलिंग, और नॉन ट्रेडिशनल में इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज ग्राइंडिंग वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये जो है इसी की वजह से मुझे लगता है उसने मेरा दिमाग खराब किया है यार, बीच लेक्चर के बीच में वापस डिस्टर्ब करके कि आईआईटी का क्लासिफिकेशन देखना है। तो लो भाई, आईआईटी में एक ही फ़र्क है कि खाली एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो 3D प्रिंटिंग की है उसको भी क्लासिफिकेशन में जगह घुसेड़ के दे दी है। नाम दिया है भाई रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो इसके अंदर हम लेयर बाय लेयर रॉ मटेरियल को जमाते जाते जब तक हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में कोई सॉलिड प्रोडक्ट ना मिल जाए। अब ये जो है भाई ये अपनी 3D प्रिंटिंग मेथड है, इसके अंदर 4 कैटेगरी और डाल दी कि अगर आप लिक्विड के लेयर बनाते जा रहे हो, सॉलिड बना रहे हो सुखा के, तो है भाई स्टीरियोलिथोग्राफी। पाउडर के लेयर करके कर रहे हो तो सिलेक्टिव सिंटरिंग। शीट के लेयर बना के सॉलिड बना रहे हो तो है भाई लैमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग। और वायर का यूज़ करके वायर को थोड़ा गर्म करो, लेयर बाय लेयर बनाते जाओ और शेप सॉलिड बना दो, तो है भाई अपनी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग, FDM, जो आजकल 3D प्रिंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। अब भाई ये आप सोच रहे होंगे कि खाली आईआईटी वाले में क्यों आया, तो आईआईटी वाले हैं ना, बहुत खुजली चली हुई है वो लोगों को, शांति से बैठा नहीं जाता भाई। अभी तक तो ये 3D प्रिंटिंग धीरे धीरे अभी तो बड़ा है, इंडस्ट्री में कहाँ सब जगह चलने लगा है, खाली प्रोटोटाइपिंग के लिए, यानी जो मास प्रोडक्शन से पहले सैंपल पीस बनाए जाते हैं, सिर्फ उसके लिए अभी तक रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग रैपिड प्रोटोटाइपिंग के नाम से फेमस है। बाकी मास प्रोडक्शन के लिए तो अभी तक ये कुछ काम आई नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि इसके पजल खेलने में बहुत मजा आती है भाई, 3D प्रिंटिंग के पजल बनते हैं, बहुत फेमस है यूएस में। हाँ तो भैया आज के लेक्चर में तो मुझे जो कवर करना था वो तो हुआ नहीं, तो अगली बार के लेक्चर में आ जाइयो। और इस पीपीटी को फिर से अगर आपको डाउनलोड करना हो तो भाई ब्लॉगस्पॉट का एड्रेस दिया है, उसका भी आलस आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, उससे ज़्यादा क्या करूं। और फिर से ज्ञान की गंगा में हाथ धोने आना हो तो उस लाल बटन पे हवस निकाल दियो भाई। बाय।